नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। कानपुर से बड़ी खबर है, जहां पर हिंसा और बवाल में सपा कनेक्शन सामने आया है। सपा नेता का कनेक्शन सामने आया है कानपुर हिंसा मामले में। सोशल मीडिया पर हिंदुओं की दुकानों के बहिष्कार की मुहिम। टीम निजाम कुरैशी नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में बहिष्कार संबंधी पोस्ट। टीम निजाम कुरैशी ग्रुप के एडमिन है। सपा के तीनों विधायक ग्रुप में दो वर्गों में दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले पोस्ट की भरमार देखी गई है। ग्रुप एडमिन होने के बाद भी सपा विधायकों ने संज्ञान नहीं लिया। अमिताभ वाजपेयी, इरफान सोलंकी, हसन रूमी है एडमिन। सपा के नगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान भी ग्रुप एडमिन हैं, जो कि हिंसा के बाद भी ग्रुप में भड़काऊ बातों का विरोध नहीं किया गया और सपा के तीनों विधायक की चुप्पी पर अब सवाल उठ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कानपुर से, जहां पर कानपुर हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी का कनेक्शन सामने आया है। ग्रुप में दो वर्गों में दुश्मनी को बढ़ावा देने वाली की पोस्ट भरमार देखी गई है और ग्रुप एडमिन होने के बाद भी सपा विधायकों ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। आपको बता दें कि अमिताभ वाजपेयी, इरफान सोलंकी और हसन रूमी उस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन है और उसमें भड़काऊ बयानों की भरमार थी, बावजूद इसके संज्ञान नहीं लिया गया। इसी खबर पर मोहम्मद असलम हमारे सहयोगी फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद असलम, जिस तरीके से ये बड़ा मामला सामने आया है कि हिंसा में किस तरीके से समाजवादी पार्टी का कनेक्शन देखने को मिला है, खबर पर क्या कुछ अपडेट है? मोहम्मद असलम। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सोशल मीडिया पर हिंदुओं की दुकानों की बहिष्कार की ये मुहिम चलाई जा रही थी और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इस व्हाट्सएप ग्रुप में वो खुद शामिल थे और यहां तक कि व्हाट्सएप ग्रुप के वो खुद ही एडमिन थे। तो ये माना जा सकता है कि किस तरीके से भड़काऊ बयानों को एक तरह ये कहा जा सकता है कि प्रोत्साहन देने का काम किया जा रहा था, बढ़ावा देने का काम किया जा रहा था और ऐसे में अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कनेक्शन नजर आ रहा है कानपुर हिंसा मामले पर। तो समाजवादी पार्टी के विधायक ग्रुप एडमिन थे, व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन थे और बावजूद इसके उस व्हाट्सएप ग्रुप में तमाम सारी चीजें, हिंसा को बढ़ावा देने वाली पोस्ट की जा रही थी और समाजवादी पार्टी के विधायकों की तरफ से कोई भी इस पोस्ट पर एक्शन नहीं लिया गया, जबकि ये विधायक खुद ग्रुप एडमिन थे। और इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद असलम हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मोहम्मद असलम, जिस तरीके से ये बड़ा मामला सामने आया है कानपुर हिंसा मामले पर, अब समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं कनेक्शन नजर आ रहा है, खबर पर क्या कुछ और जानकारी है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कानपुर हिंसा से जुड़े इस वक्त की यह बड़ी खबर है, जहां पर हिंसा और बवाल में समाजवादी पार्टी का कनेक्शन अब सामने आया है। हिंसा के बाद भी ग्रुप में भड़काऊ बातों का विरोध नहीं किया गया और लगातार ग्रुप में जिस तरीके से हिंसा को लेकर के, हिंसा को बढ़ावा देने के लिए पोस्ट किए जा रहे थे, समाजवादी पार्टी के विधायक ग्रुप एडमिन थे, बावजूद इसके उसका संज्ञान नहीं लिया गया। रुक करेंगे वाराणसी का, जहां से बड़ी खबर है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अनशन तोड़ दिया है। 107 घंटे बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपना अनशन तोड़ा है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के आदेश के बाद ये अनशन उन्होंने तोड़ा है। आपको बता दें कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और अब न्यायिक प्रक्रिया से लड़ाई लड़ेंगे। अभिमुक्तेश्वरानंद ज्ञानवापी में पूजा करने के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और अभिमुक्तेश्वरानंद वजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा करने की जिद का अनशन को लेकर के बैठे हुए थे, जो कि आज अब उन्होंने तोड़ दिया है। आज हाईकोर्ट में इनकी याचिका पर फैसला भी आ सकता है। मंगलवार को जिला जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ज्ञानवापी में पूजा करने के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से बात कही गई है। ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य, जो कि इस देश के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और इस समय देश के सर्ववरिष्ठ धर्माचार्य हैं, उनके आदेश से हम भगवान विश्वेश की पूजा के लिए आए थे और वो पूजा, वो आदेश पूरा ही कर दें, इसके लिए जान लगा करके आगे बढ़ रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि जगत गुरु जी का आदेश बाकी रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिषेक झा हमारे साथ फोन लाइन में जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से अब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के आदेश के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपना अनशन तोड़ दिया है, खबर पर और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, 108 घंटों के बाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के आदेश पर इन्होंने अपना अनशन खत्म किया है। पिछले 5 दिनों से लगातार अनशन पे थे और इनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। प्रशासन भी इस मामले को लेकर के बड़ा ही संवेदनशील स्थिति में था और बड़े ही चिंताजनक स्थिति में था कि अगर हालात बिगड़ते हैं या कुछ तबीयत बिगड़ती है तो इसका बड़ा गलत प्रभाव पड़ेगा और बड़ा ही गलत माहौल बन सकता है। इसे लेकर के प्रशासन भी लगातार नजर बनाए हुए था और ये एक अच्छी पहल मानी जा सकती है, क्योंकि जो मामला अगर अदालत में है और उसके लिए अगर स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने कहा है कि आप अपना अनशन खत्म करें और दूसरे तरीके जो अपनाए जा सकते हैं, जैसा इन्होंने एक अपने बयान में कहा है कि ये अब 1 लाख से ज्यादा ये सेना तैयार करेंगे और मंदिर के लिए, मंदिर बनाने के लिए और पूजन के लिए जो है वो माहौल बनाएंगे। यानी कि एक तरह से कहीं ना कहीं कार सेवा करने की बात इन्होंने कही है। तो वो एक लोकतांत्रिक तरीका हो सकता है किसी भी सामाजिक लड़ाई को लड़ने का या धार्मिक लड़ाई को लड़ने का, लेकिन इस तरीके से अनशन करके और वो भी अदालती आदेश के खिलाफ जाकर के निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गलत संदेश दे रहा था और इसलिए इनको शायद उतना समर्थन भी नहीं मिल रहा था और प्रशासन के लिए भी एक चिंता की बात थी कि इनकी हालत जो है लगातार वो खराब होती जा रही थी। 6 किलो वजन जो है 4 दिनों में घट गया था। उसके अलावा शुगर भी इनका काफी कम हो गया था, बीपी लेवल भी काफी कम हो रहा था। तो एक चिंताजनक स्थिति थी। हालांकि प्रशासन के लिए अब ये चिंता की स्थिति से बाहर आ गया और स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के आदेश पर इन्होंने अपना अनशन खत्म कर लिया है और आज ही इनकी याचिका पर, जो अदालत में इन्होंने याचिका दी थी, उस पर आज ही फैसला आ सकता है संभवतः। कल उसकी सुनवाई पूरी हो गई है कि पूजन का अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि शायद इन्हें पूजन का अधिकार ना मिले। इस बात का अंदेशा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भी था और इसे देखते हुए ये अनशन कर रहे थे और एक तरीके से ब्लैकमेलिंग की स्थिति जो कहा जा सकता है वो बनाए हुए थे। लेकिन अब जाकर के इस तरीके से पीछे हटे हैं स्वरूपानंद के चिट्ठी के बाद, तो निश्चित तौर पर ये एक राहत वाली खबर है प्रशासन के लिए। इन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अभिषेक झा, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे फोन लाइन पर। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अब अपना अनशन तोड़ दिया है और ज्ञानवापी में पूजा करने के अधिकार की लड़ाई अब अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां शासन ने 69 डिप्टी एसपी के तबादले किए हैं। अनिल कुमार सचान को कानपुर भेजा गया है, जबकि डिप्टी एसपी साइबर क्राइम थाना कानपुर बने हैं और कमल सिंह चौहान डिप्टी एसपी सीबीसीआईडी मुख्यालय लखनऊ बने हैं। सुधा चौधरी सहायक पुलिस आयुक्त एलआईयू लखनऊ बनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अनिल कुमार सचान को कानपुर भेजा गया है और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अनिल कुमार सचान डिप्टी एसपी साइबर क्राइम थाना कानपुर बने हैं। ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और इसके साथ ही कमल सिंह चौहान डिप्टी एसपी सीबीसीआईडी मुख्यालय लखनऊ भेजे गए हैं। तो सीबीसीआईडी की जिम्मेदारी अब कमल चौहान को दी गई है, वहीं सुधा चौधरी सहायक पुलिस आयुक्त एलआईयू लखनऊ बनी है। और उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना आज बुलंदशहर के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। तो वहीं बता दें कि बुलंदशहर पहुंचते ही सुरेश खन्ना स्वास्थ्य सेवाओं की पड़ताल के लिए जिला अस्पताल पहुंचे और वहां मरीजों और तीमारदारों से स्वास्थ्य सेवाओं और अधिकारियों के व्यवहार का जायजा लिया। तो वहां सुरेश खन्ना ने सीएमओ को स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित कमियों के लिए जमकर लताड़ भी लगाई। तो सुरेश खन्ना ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है, मरीजों और परिजनों से इस दौरान बातचीत भी की है और उनका हालचाल भी जाना है। तो सुरेश खन्ना ने सीएमओ को जमकर फटकार भी लगाई है। अस्पताल में मिले अव्यवस्थाओं को लेकर के जमकर नाराजगी जाहिर की है।
सुरेश खन्ना ने, और इसके साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही गई है। अधिकारियों को निर्देशित किए गए हैं कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और सीएमओ को जमकर फटकार लगाई है और कहा गया है कि सारी व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाए। रुक करेंगे वडोदरा का, जहां शहर की जाने माने बैंकर्स हार्ट इंस्टीट्यूट में आईटी का छापा। बैंकर्स हार्ट अस्पताल में चल रही चोरी की जांच का मामला सामने आया है। छापेमारी में सामने आ सकती है बड़ी टैक्स चोरी। आयकर विभाग की 3 टीमें कर रही हैं जांच। अस्पताल के वित्तीय प्रशासन की हो रही है जांच। कोरोना काल में काफी चर्चा में था बैंकर हार्ट इंस्टीट्यूट। कोरोना काल के बाद अस्पताल के निवेश की भी अब जांच हो रही है। तो आयकर विभाग की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है वडोदरा में, जहां शहर के जाने माने बैंकर्स हार्ट इंस्टीट्यूट में आईटी विभाग की तरफ से जिस तरीके से ये बड़ी चोरी का मामला सामने आया। बैंकर्स हार्ट अस्पताल में चोरी की जांच अब चल रही है। छापेमारी में बड़ी टैक्स चोरी का मामला सामने आ सकता है। शहर के जाने माने बैंकर्स हार्ट इंस्टीट्यूट में आईटी का छापा है। आयकर विभाग की 3 टीमें अब जांच कर रही हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि अस्पताल के वित्तीय प्रशासन की अब जांच की जा रही है। उधर बेतिया के बगही पुराना पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो सामने आया है। इसमें एक शिक्षिका कुर्सी पर सो रही है और छात्रा उसे पंखे से हवा कर रही है। शिक्षिका दूसरी कुर्सी पर पैर रखकर आराम से लेटी हुई है, तो वहीं बाकी बच्चे क्लास में पढ़ते दिख रहे हैं। शिक्षिका से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो कुर्सी पर लेटी हुई थी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैडम सोती नजर आ रही हैं और वहीं छात्रा पंखा हाँकते हुई नजर आ रही है। क्लासरूम में कुर्सी पर सोती दिख रही हैं। साफ तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है कि मैडम किस तरीके से क्लासरूम के अंदर कुर्सी पर सोती नजर आ रही हैं और दूसरी कुर्सी पर पैर रख करके आराम फरमाती नजर आ रही हैं। और छात्रा पीछे खड़ी होकर के वो पंखा हाँकती हुई। और शिक्षा का क्या स्तर है, इसका वो एक उदाहरण बेतिया में देखने को मिला कि किस तरीके से क्लासरूम में ये मैडम सोती हुई नजर आ रही हैं और एक छात्रा उनकी सेवा में लगी हुई है। मानो ऐसे जिस तरीके से तस्वीरें बयां कर रही हैं और बाकी छात्राएं ग्रुप बना करके आपस में बातचीत करती नजर आ रही हैं और इसके साथ ही क्लासरूम के अंदर मैडम सोती नजर आ रही हैं। और उपचुनाव को लेकर सपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव को लेकर जारी की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से ये लिस्ट। मुलायम यादव, अखिलेश समेत 40 लोग बनाए गए हैं स्टार प्रचारक। स्टार प्रचारकों में शिवपाल यादव को शामिल नहीं किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां पर उपचुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस स्टार प्रचारक की लिस्ट में 40 लोगों के नाम रखे गए हैं। वहीं शिवपाल यादव का नाम इस लिस्ट से गायब नजर आया है, नदारद नजर आया है। अखिलेश यादव खुद स्टार प्रचारक के लिस्ट में शामिल हैं। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी स्टार प्रचारकों के लिस्ट में, उनका भी नाम शामिल है। लेकिन शिवपाल यादव कहीं इस लिस्ट में नजर नहीं आ रहे हैं। तो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं शिवपाल यादव का किनारा करते हुए नजर आई है और आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव को लेकर के जारी की गई ये लिस्ट में, स्टार प्रचारकों के लिस्ट में शिवपाल यादव का कहीं नाम नजर नहीं आया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सिद्धार्थ, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव से किनारा किया है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, लेकिन उसमें कहीं भी शिवपाल यादव का नाम नहीं नजर आ रहा। जी बिल्कुल, सपा के स्टार प्रचारकों की जो सूची में शिवपाल यादव का नाम नहीं शामिल है।
समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ व रामपुर में लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए 40 नेताओं का नाम जो भारत निर्वाचन आयोग को भेजा है, उसमें कहीं ना कहीं उसमें शिवपाल का नाम नहीं, इसमें सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रमुख रामगोपाल यादव और आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम तक प्रमुख है। लेकिन स्टार प्रचारकों की सूची में जब शिवपाल यादव का नाम गायब है, ये बड़ा सवाल उठता है। कहीं ना कहीं शिवपाल को खुद जो है सपा अपने आप से अलग मान रही है। अब कुछ बचा नहीं है इसमें। अब शिवपाल यादव की मजबूरी समझिए या शिवपाल यादव के सामने कोई विकल्प ना होना ये समझिए। शिवपाल यादव भी लगातार जब विधानसभा चल रही थी तो उन्होंने लिख कर भी दे दिया था कि हमें जो सपा के विधायक है उनकी सीट से मुझे अलग बैठाया जाए। तो कहीं ना कहीं अब दूरियां काफी हो चुकी हैं और ये रार काफी बढ़ चुकी है। तो आने वाले समय में आपको दिख सकता है कि पार्टी में रहकर ही एक नई रणनीति शिवपाल यादव ने अपनाई है। वो पार्टी में रहेंगे लेकिन पार्टी की जो गाइडलाइन होगी उसके खिलाफ जाकर ही बयानबाजी करेंगे। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें होंगी और अखिलेश यादव भी कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल रहे हैं। वो लगातार उनको बाइकाट करते जा रहे हैं। तो ये 2024 में इसका नुकसान उठाना होगा समाजवादी पार्टी को। निश्चित जान लीजिए, जब आपका कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये अखिलेश यादव के चाचा है, तो कहीं ना कहीं जब ये कुछ बयानबाजी करेंगे तो पारिवारिक रिश्ते भी खराब होंगे और राजनीतिक रिश्ते भी। राजनीति में भी नुकसान होगा, परिवार में भी नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की एक वन मैन आर्मी, वन मैन शो, अपने पास सब पावर रखना, ये सब चीजें और खुद जाकर उनको ना समझाना ना उनसे मिलना, तो कहीं ना कहीं ये सब कारण है। और अब सपा में रार हो चुकी है पूरी तरीके से। अब कुछ बचा नहीं है, ना कोई समझौता होना है ना सुलह होनी है, जो अभी तक दिख रहा है। सिद्धार्थ, ये जो रार दिख रही है तो आने वाले समय में शिवपाल यादव के विधानसभा की सदस्यता पर भी समाजवादी पार्टी सवाल उठा सकती है, उसकी भी निरस्त करने की मांग कर सकती है आने वाले समय में, अगर ऐसी ही रार जारी रही तो। देखिए, ऐसा अखिलेश यादव करेंगे नहीं। पहले भी रार हुई थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो समझते हैं कि इससे कितना नुकसान होगा और ये जानते हैं कि अगर ऐसा किया तो काफी नुकसान होगा। जो वाई वोट बैंक है वो भी शिवपाल यादव के साथ है, ये ना समझें। ये जमीनी नेता रहे 75 जिलों में। आपको बता दें, ग्राउंड जीरो से बता दें, 75 जिलों में जब ये घूम रहे थे और अपना रथ लेके निकले थे, हाँ ठीक है सीटें कब मिली, इनको लड़ाया नहीं गया, लेकिन जन समर्थन मिल रहा था। और जब हम ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे थे तो खुद हमने देखा था कि शिवपाल यादव से लोग मिलना चाहते थे। हाँ, उनके जाने के बाद भी लोग यही कहते थे कि ये सरल नेता थे, जब भी ये पद पे थे तो लोगों से जमीन से जुड़े थे, धरातल से जुड़े हुए नेता थे। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी को उन्होंने अपना खून पसीना करके सिंचित किया है और अब वो जिस तरीके से उनका वहां सम्मान नहीं मिल रहा, अपने आप को अलग करते नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सिद्धार्थ। उन्नाव के बांगरमऊ में बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म और हत्या करने के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जहां रिश्तों को कलंकित करते हुए एक पिता ने अपने बच्चे की हत्या इसलिए की क्योंकि वह अपनी प्रेमिका के घरवालों को फंसाने के लिए अपनी मासूम बेटी को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि घटना के समय बच्चे के प्राइवेट पार्ट में भी चोट पहुंचाई गई और जिसके बाद रेप की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन बच्ची का मेडिकल परीक्षण हुआ जिसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई। हमारे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और जो घटनाक्रम बताया गया है उसमें कुछ इनकन्सिस्टेंसीज पाई गई हैं और जिसके आधार पे कुछ लोगों से हमारी पूछताछ चल रही है। जिनको नामजद किया गया है उस पक्ष के भी कुछ नामजद में से 2 अभियुक्त आरोपी उठाए गए हैं, उनसे भी पूछताछ चल रही है। जैसा घटनाक्रम बताया जा रहा है, मौके पर जो सबूत पाए गए हैं वो उसके अनुरूप मैच नहीं करते हैं। जो लड़की का पिता है उसके भी बयान में इनकन्सिस्टेंसी सामने आई हैं, जिस पर अभी हमारी तफ्तीश आगे चल रही है और जल्दी हम इस मामले में तह तक पहुंचेंगे, ऐसा हमारा। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक को टक्कर मारी है और हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल बताया जा रहा है। हादसे के बाद डीसीएम चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। शव कब्जे में लेकर डीसीएम चालक की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के मानन नगर में यह हादसा हुआ है। तो अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के मान नगर में यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई है, जबकि दूसरा घायल बताया जा रहा है और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार को टक्कर मारी।
बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन से सटे माड़ीपुर आउटर पर आरपीएफ की पिटाई से ऑटो रिक्शा चालक मोहम्मद फिरोज की मौत का आरोप लगाकर मंगलवार की देर रात आक्रोशित लोगों ने बवाल किया। तो वहीं शव को रेल लाइन पर रखकर ट्रेन परिचालन ठप कर दिया और उसके बाद आक्रोशितों ने आरपीएफ टीम को बंधक बनाकर मारपीट की। पिटाई से जमादार रमेश कुमार सिंह जख्मी हो गए। रेल डीएसपी अतनु दत्ता ने कहा कि घटना की जांच कराई जाएगी। तो आरपीएफ की पिटाई से ऑटो चालक की मौत हो गई है। शव के ट्रैक पर रखकर के प्रदर्शन भी किया गया है। लोगों में जमकर आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित लोगों ने आरपीएफ टीम को बंधक बनाकर उसकी भी जमकर के पिटाई की है। आरपीएफ की पिटाई से ऑटो चालक की मौत का मामला ये सामने आया है। बिहार के मुजफ्फरपुर का यह पूरा मामला है। सरायकेला के खरसावां जिला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जहां पर 15 दिनों में अपराधी किसी न किसी घटना को अंजाम देकर पुलिस के सामने बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। बीते 6 महीनों में गैंगवार के कारण 7 लोगों की हत्या हो चुकी है। ताजा मामला सतबोहनी का है, जहां बेखौफ अपराधियों ने बीती रात 3 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में आशीष गोराई, राजू गोराई और सुबीर चटर्जी हैं। इनमें से आशीष गोराई का आपराधिक इतिहास रहा है। आशीष कांग्रेसी नेता शान बाबू हत्याकांड मामले में जेल भी जा चुका है। बताया जा रहा है कि बीती रात कुछ अपराधियों ने तीनों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और जिसमें तीनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 9:30 बजे फोन किया, बोलता माँ हम आधा घंटा में आ रहा। माँ जैसे फोन रखा तैसे इतना आवाज आया तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन सब कोई गया। आज में मेरा बेटा भैंसुर का लड़का राजू था, वो भी तो चल गया बेचारा। वो भी ड्यूटी से आ रहा था। ड्यूटी से आ रहा, बचाने का चक्कर में हो गया, उसमें मार दिया। तो आपसी विवाद में ये गोली चली है, जिसमें 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। ये बिहार के सरायकेला का पूरा मामला बताया जा रहा है और अब पूरे मामले की छानबीन में पुलिस टीम जुटी हुई है। गैंगवार में 3 युवकों को मौके पर ही मौत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद था और आपसी विवाद के चलते ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।